क्या खूब कहा है किसी ने, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे दोस्तों जो हार गए आसमान से। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 8th क्लास की साइंस का चैप्टर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन कि फसल का उत्पादन करने के बाद हम उसको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसका प्रबंधन कर सकते हैं, देखते हैं चैप्टर में। ग्रीष्म ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। जो आपकी ये पहेली और बूझो हैं, ये जो आपकी गर्मी की छुट्टियां होती हैं स्टूडेंट्स, उनमें अपने चाचा जी के घर पर गए। उनके जो चाचा जी हैं वो एक किसान हैं। उनके घर पे उन्होंने कुछ औजार को देखा, जैसे कि उन्होंने देखा खुरपी है, दरांती है, बेलचा है और हल है। तो बूझो ने कहा कि ये जो औजार हैं, ये कैसे हेल्प करते हैं हमें, कैसे इनका उपयोग किया जाता है। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं जो सजीवन पाया जाता है उन सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन जो पौधे हैं जिनमें ग्रीन कलर का, हरे रंग का लवक पाया जाता है, वो पौधे अपना भोजन खुद से बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और इसमें सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी आवश्यकता होती है। और जो पौधे के पत्तों में हरे रंग का लवक पाया जाता है, वो आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया को करता है पौधे में। तो मनुष्य जो है, मनुष्य के साथ साथ जो दूसरे जंतु हैं, वो अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। तो जो जंतु होते हैं उनमें भोजन कैसे मिलता है, उन्हें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है, देखते हैं। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? अगर हम लोग अपना भोजन बनाने में असमर्थ हैं, तो हमें भोजन ग्रहण करने की ही आवश्यकता क्यों होती है? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। आप सब जानते हैं जो सजीव होते हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको करने के लिए जो आपकी एनर्जी होती है, जो आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो आप लोग अपने खाने से ही प्राप्त करते हो। दैनिक जीवन में जो दैनिक प्रक्रम है, जो दैनिक गतिविधियां हैं आपकी, कैसे कौन कौन सी, जैसे कि आपका पाचन हो गया, श्वसन हो गया या फिर उत्सर्जन हो गया, हम अपना भोजन पौधे तथा जंतुओं या दोनों से प्राप्त करते हैं। जो हम इंसान हैं या फिर दूसरे जंतु हैं, वो जो अपना भोजन होता है बच्चों, वो पौधों से या फिर जंतुओं से, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जो पौधे और जंतु दोनों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो जंतु हैं अपना भोजन पौधे और दूसरे जंतुओं से कैसे प्राप्त करते हैं? देखिए, जैसे आपका मकई है, जो मकई का आपका पौधा है यहाँ पर, उसको आपका कौन खा जाता है? उसको आपका चूहा खा जाता है। उसको आपका चूहा खा जाता है। और जो चूहा होता है उसको कौन खा जाता है? उसको आपका उल्लू खा जाता है। देखिए, ये घास है यानी कि एक पौधा है। इसको किसने खाया? चूहे ने खाया। यानी कि जो ये चूहा है ये आपका पौधे पर डिपेंड है, पौधे पर निर्भर कर रहा है। लेकिन जो ये उल्लू है ये चूहे को खा रहा है, ना कि इस घास को खाता है। लेकिन जो ये उल्लू है, उल्लू ने इस चूहे को खाया, ना कि घास को। लेकिन ये डिपेंड कैसे रह गया इस पौधे पर? क्योंकि ये उस जीव को खा रहा है स्टूडेंट्स जिसने पहले घास खाया है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो सजीव होते हैं या तो वो पौधों पर डिपेंड रहते हैं
या उन पर डिपेंड रहते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं जिन्होंने पहले पौधों को खाया होगा। आप समझ चुके होंगे। आगे देखते हैं। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं। क्योंकि जो भी आपकी पॉपुलेशन है देश की बहुत ज़्यादा है और सभी को ही भोजन की आवश्यकता होती है। तो बूझो यहाँ पर सोचने लग गया है स्टूडेंट्स कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को, इतनी ज़्यादा देश की जनसंख्या को भोजन कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। पहेली बोलती है कि भोजन का बड़े स्तर पर यानी कि एक ज़्यादा बड़े स्तर पर हम उत्पादन अगर कर लेते हैं तो हमारी जितनी भी जनसंख्या है हम सभी को भोजन उपलब्ध करवा सकते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। अगर हमने सारी की सारी जो आपकी पॉपुलेशन है, सारी विशाल जनसंख्या को भोजन देना है तो उसके लिए हमें नियमित उत्पादन करना होगा भोजन का, उसका उचित प्रबंधन करना होगा ताकि वो खराब ना जाए, आपका स्पॉइल ना हो सके। और जो उसका वितरण होता है यानी कि जो उसका यूज होता है वो भी हमें अच्छे तरीके से करना होगा। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कहना क्या चाहता है, जैसे कि आपका ये एक फील्ड है, खेत है, इसमें आपको क्रॉप करनी है यानी कि आपकी फसल को उत्पादित करना है। अगर आपने इसमें गेहूं की फसल को उत्पादित करना है तो जो इसमें पौधे होंगे, इस आपके बड़े से खेत में जितने भी पौधे होंगे वो सब के सब पौधे आपके गेहूं के होंगे। तो इसको आपके गेहूं की फसल बोला जाएगा। अगर आप लोग इसमें एक पौधा चावल का यानी कि धान का लगाते हो तो जो बाकी बचे हुए पौधे हैं वो सब के सब आपके धान के पौधे होने चाहिए। तो उस वाली फसल को आप लोग धान की फसल बोलोगे। यानी कि एक लार्ज एरिया पर, बड़े पैमाने पर आप लोग एक जैसे पौधों की जो खेती करते हो उसकी उसी को ही फसल बोला जाता है। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं, उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। सभी को पता है आपको कि अन्न जैसे कि जो अनाज होता है, जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का वगैरह, सब्जियां और फल, ये सारे की सारी कैटेगरी किसकी हैं? आपकी फसलों की हैं। जिस भी मौसम में ये है पौधे उगते हैं, जैसे जिसमें जोन सी आपकी, जैसे आपकी सर्दियों के टाइम में आपकी गेहूं की फसल होती है और बारिश के मौसम में आपकी धान की फसल उगाई जाती है। तो जो भी जिस भी मौसम में आपके जो भी फसल ग्रो करती है, उत्पादित होती है, तो उसके हिसाब से ही आपकी फसलों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं। भारत एक विशाल देश है, भारत एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। भारत एक बहुत बड़ा देश है स्टूडेंट्स। यहाँ जो ताप है आपका, आर्द्रता है और वर्षा है, यह भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। यानी कि अगर आप लोग अपना स्थान, अपनी जगह बदलते हो तो आपका जो ताप, आर्द्रता और वर्षा है वो भी आपके मौसम के हिसाब से चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। फसलों को स्टूडेंट्स यहाँ पर दो वर्गों में बांटा गया है। कौन सी है? एक है आपकी खरीफ की फसल, दूसरी है स्टूडेंट्स आपकी रबी की फसल। खरीफ की जो फसल होती है, जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः कौन से मंथ से कौन कहाँ तक रहती है? जून से सितंबर माह तक रहती है। जून से सितंबर माह तक आपकी जो है वर्षा ऋतु चलती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि जो है आपकी खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। ये उदाहरण है आपके, नोट कर लेना। कौन से हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास खरीफ की फसल के आपके उदाहरण हैं। रबी की फसल, रबी की जो फसल है वो शीत ऋतु यानी कि सर्दी की ऋतु में उगाई जाती है। जो आपके मंथ है कौन से? अक्टूबर से मार्च तक के।
और इसके उदाहरण कौन से हैं? इसके उदाहरण हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी रबी की फसल के उदाहरण हैं आपके। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में भी उगाई जाती हैं। आधारिक फसल पद्धतियाँ ये क्या होती हैं? देखते हैं हम स्टूडेंट्स। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता? ये जो है आपका, इसके मन में एक प्रश्न उठा कि जो आपकी धान है उसको शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता, यानी कि जो आपके मंथ अक्टूबर से मार्च वाले, उसमें आपका क्यों नहीं उगाया जाता जो आपकी चावल है, जो आपकी धान है। तो पहेली कहती है जो धान होती है उसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वह केवल और केवल वर्षा ऋतु में ही उगाई जाती है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। आप देखेंगे जो फसल है आपकी, जो आपका किसान उसको उगाता है, वो उसके लिए बहुत सारी गतिविधियां करता है। ये गतिविधियां जो किसान समय समय पर अपनाता है, ये वैसी ही हैं जो कि एक माली अपने गार्डन को सजाने के लिए करता है, या फिर आप लोग भी अपनाते हो अपने घर में सजावटी पौधे उगाने के लिए। कुछ कृषि पद्धतियां आपको आगे दी गई हैं, उनको हम देखते हैं स्टूडेंट्स। पहली है जो आपकी मिट्टी तैयार करना, दूसरी उसके बाद आती है मिट्टी तैयार करने के बाद बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण। ये कुछ आपकी कृषि पद्धतियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। पहली है आपकी मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए बेटा, जो आपकी फसल है उसको उगाने से पहले अगर आपकी मिट्टी अच्छी होती है तो अच्छी तरह की मिट्टी में आपकी बहुत अच्छी फसल निकल जाती है। इसलिए सबसे पहले किसी भी फसल को उगाने से पहले आपको उस खेत की, उस जगह की, उस स्थान की मिट्टी को तैयार करना होता है। आपकी मिट्टी को पलटना होता है और इसको हल्का यानी कि खोखला यानी कि पोला बनाना होता है। इसमें जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। अगर आपकी मिट्टी हल्की होगी तो उसमें जो आपके पौधे की जड़ें हैं वो मिट्टी में गहराई तक चली जाती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, आपकी श्वसन करने की यानी कि सांस लेना हर एक सजीव प्राणी को जो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपकी मिट्टी हल्की होगी, पोली होगी और आपकी जो जड़ें हैं पौधे की वो गहराई में भी धंसी होने के बाद उसमें अच्छी तरीके से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधे की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है? तो स्टूडेंट्स ये बताइए, वो सांस तो अच्छे से ले सकती हैं, लेकिन वो कैसे सांस लेती हैं? ज़्यादा अंदर तक जाने के बाद भी, गहराई में जाने के बाद भी मिट्टी में, ये सोच के आप लोग बताएं। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता करती है। जो आपकी हल्की हुई मिट्टी होती है, पोली हुई मिट्टी होती है स्टूडेंट्स, उसमें जो आपके केंचुए होते हैं और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो काफ़ी मात्रा में ग्रो कर जाते हैं, अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि यह मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस देते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? जो ये सूक्ष्म जीव और केंचुए हैं स्टूडेंट्स, यह किसान के मित्र माने गए हैं। मित्र क्यों माने गए हैं? क्योंकि ये जो भी हैं आपके सूक्ष्म जीव, ये मिट्टी में आपकी रहते हैं और जब ये मिट्टी में अपना चलते हैं तो उसकी मिट्टी जो, उस जगह की जो मिट्टी होती है वो पलटी जाती है और पलट कर जो ये एक्सक्रीट करते हैं, ये जो अपना वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं, उससे ये मिट्टी में अपना ह्यूमस भी ऐड कर देते हैं। लेकिन बताइए स्टूडेंट्स कि मिट्टी को पलटना और पोला बनाना ही क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। आपने पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ा है
जो आपके खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव, जो आपके सजीव यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं, जो केंचुए हैं, वो होते हैं आपके। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। जो आपके मृत पौधे होते हैं, यानी कि जो पौधे के भाग होते हैं, टूट कर गिर जाते हैं, पत्ते होते हैं, या फिर कोई भी जानवर, जंतु भी आपके जो मरने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, वो जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, उन जीवों को अपघटित कर देते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। जो आपके ये मिट्टी में अपघटित हो जाते हैं, इनसे जो मृत जीवों में आपके पोषक तत्व मिलते थे, वो भी आपके मिट्टी में नियुक्त यानी कि मिट्टी में मिल जाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो ये मृत जीवों से आपकी मिट्टी को पोषक तत्व मिलते हैं, जो आप लोग उस मिट्टी पर पौधे लगाते हो, उन पौधों की जड़ों के द्वारा वो दोबारा से अवशोषित कर लिए जाते हैं। सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरियम हो गया, प्लाज्मा हो गया। कुछ आपके जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे मित्र होते हैं, लेकिन कुछ हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है, इसे उलटने पलटने तथा पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए कि आपकी ये मिट्टी है, किसी खेत की ये मिट्टी है, और उस खेत में जो आपकी क्रॉप, आपने जो आपने फसल लगाई है, उस पौधे की जो आपकी जड़ें हैं, वो मिट्टी में कुछ ही सेंटीमीटर तक जाती हैं। जो वो कुछ ही सेंटीमीटर तक गई, यानी कि वो अगर यहाँ तक आपकी जड़ें गई हुई है, तो मिट्टी से जो भी आपके पोषक तत्व लेते हैं, खनिज लेते हैं, जल लेते हैं, तो वो इस वाली ही मिट्टी की जो ये लेयर बनी हुई है, इस वाली मिट्टी को में से ही आपके पोषक तत्वों को ले सकते हैं। अगर आप लोग दोबारा से इस खेत पर अगली फसल उगाना चाहते हो, तो आपको इसकी मिट्टी को पलटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स, जो ये ऊपर वाली मिट्टी है, इसके पोषक तत्व जो है आपकी पहले वाली फसल ले चुकी है। अब ये यहाँ पर आपकी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है। लेकिन जो ये नीचे वाली आपकी सोइल है, जो नीचे वाली आपकी मिट्टी है, इसमें अभी पोषक तत्व हैं। अगर ये नीचे वाली मिट्टी को आप लोग पलट कर ऊपर ले आते हो, तो जो इसमें प्रेजेंट है, जो इसमें रहते हैं अभी पोषक तत्व, उनको आपकी अगली फसल ले सकती है, अवशोषित कर सकती है। इसलिए मिट्टी को उलटना पलटना और पोला करना फसल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जुताई क्या होती है? जो आप लोग मिट्टी को उलटते पलटते हो या फिर पोला करते हो, उसी को आप लोग जुताई कहते हो। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। ये आपका हल होता है। मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी कि हल कैसा दिखता है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है, तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स सूखी है, उसमें पानी की कमी है, तो आपको पहले उसमें थोड़ा पानी डालना होगा। उसके बाद आप लोग हल चलाकर जुताई कर सकते हो। जोते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इसे एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। जो आपका खेत आप जुताई करते हो, उसके बाद जो आपकी मिट्टी होती है, उसमें काफ़ी बड़े-बड़े सारे से टुकड़े बन जाते हैं, जिनको आप लोग मिट्टी के ढेले बोलते हो। अगर ये ढेले रहते हैं, तो आपकी जो खेत की मिट्टी है, वो लेवल में नहीं आ सकती, एक जैसी नहीं हो सकती। जबकि हम पढ़ रहे हैं कि मिट्टी को तैयार करना का कैसा एक प्रक्रम है। मिट्टी को तैयार करने के लिए इन बड़े-बड़े टुकड़ों को, मिट्टी के जो बन चुके हैं, उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, और ये एक पाटल की सहायता से आप लोग कर सकते हो। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी-कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली-भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। कभी-कभी स्टूडेंट्स, हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि जो खाद होती है आपकी, जो उर्वरक होते हैं,
उनको आप लोग जुताई करने से पहले ही खेत में डाल देते हो, क्योंकि जब आप जुताई करते हो तो खाद और मिट्टी अच्छे से एक दूसरे के साथ भली भांति मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। कई बार हम बुआई करने से पहले खेत में पानी भी दे देते हैं, जिससे आपके खेत में नमी बनी रहती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका हल दिखाया गया है। ये आपकी यहाँ पर एक तिकोनी पत्ती लगी होती है, जिससे आपकी जो सोइल है, मिट्टी है, जो मृदा है, वो उसकी खुदाई की जाती है। ये इस आपका जो ये हल है, इसको आप लोग जानवरों की सहायता से चला सकते हो। आपके खेत में इसको आप जो प्रयोग करते हो, वो जानवरों का एक पेयर यानी कि जोड़े की सहायता से आप लोग कर सकते हो। इसमें आप लोग बैल भी रख सकते हो, ऊँट भी रख सकते हो या फिर घोड़े को भी इस्तेमाल कर सकते हो। कोई भी जानवरों का जोड़ा और एक इंसान इसको आसानी से यूज कर सकता है। आगे है आपका कृषि औजार। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। अगर आप लोगों की मिट्टी अच्छी होगी तभी आपकी पैदावार अच्छी निकलेगी। इसके लिए हम कुछ औजारों का इस्तेमाल करेंगे। उनमें से कुछ प्रमुख औजार आपके हैं हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर। इनकी सहायता से हम अपने खेत की मिट्टी को अच्छे से पलटकर पोली बनाकर उसमें अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। हल, मैंने स्टूडेंट्स आपको अभी हल का एक डायग्राम दिखाया था, तो हल देखते हैं उसमें होता क्या है। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। जो आपका हल है, इसको हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो भी उपयोग करते थे, यानी कि प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही आपके हल का इस्तेमाल किया जाता है कुछ कार्य करने के लिए, जैसे कि जुताई करने के लिए, खाद और उर्वरक मिलाने के लिए, खरपतवार को निकालने के लिए। खरपतवार क्या होते हैं स्टूडेंट्स आपके? खरपतवार आपके अनचाहे पौधे होते हैं जो आपके फसल के साथ उग जाते हैं। इनको कोई भी उगाता नहीं है, ये फसल के साथ अपने आप ही उग जाते हैं, इसलिए इनको खरपतवार बोलते हैं। इन पौधों को हमें फसल में से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है। आपका जो हल होता है स्टूडेंट्स, वो लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़े, ऊँट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती लगी होती है, जिसे फाल कहते हैं। फाल मैंने आपको दिखाया था कि ये लोहे की बनी हुई तिकोनी पत्ती है, जिसको आप लोग फाल बोलते हो। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शैफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल और एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी तिकोनी पत्ती होती है जो लोहे की बनी हुई होती है, और ये आपकी लंबी डंडी है जिसको हल शैफ्ट बोलते हैं, और आपकी एक लंबे डंडे से जुड़ी होती है जो आपकी बैलों की गर्दन पर रखा जाता है, और एक आदमी और एक बैलों का जोड़ा इसे आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। कुदाली, यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है। जो आपका कुदाली होता है, यह भी आपका हल की ही तरह होता है, और लेकिन हल से भी आसान सा औजार यानी कि सरल सा औजार आपका होता है। खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला बनाने के लिए कुदाली का आप लोग प्रयोग करते हैं। यह जो है लकड़ी या फिर लोहे दोनों की छड़ों का बना हो सकता है। ये आपको कुदाली का चित्र दिखाया गया है। इसमें एक लोहे की प्लेट है, जिस लोग खरपतवार को हटाते हो और मिट्टी को पोला करते हो। इसमें एक ब्लेड की तरह, ये जो आपकी छड़ है, ये एक ब्लेड की तरह काम करती है। नेक्स्ट है जो आपका कृषि पद्धतियों में, वो है आपका औजार कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है।
कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। जो कल्टीवेटर आजकल आ चुके हैं जुताई करने के लिए, वो ट्रैक्टर द्वारा संचालित यानी कि ट्रैक्टर द्वारा यूज किए जाते हैं। उनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका जो श्रम यानी कि जो मेहनत लगती थी पहले आपके किसानों की, वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। और हल के साथ या फिर कुदाली के साथ समय भी आपका जुताई करने में बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था। अब जो ट्रैक्टर है वो एक मशीन है, तो मशीन की सहायता से जो काम होता है वो जल्दी हो जाता है। इसलिए श्रम और समय दोनों ही आपकी बचत होने लग गई है। किसके आने के बाद? कल्टीवेटर के आने के बाद। ये यहाँ पर आपका कल्टीवेटर दिखाया गया है इस वाले चित्र में। ये ट्रैक्टर और इसके साथ कल्टीवेटर जो आपकी जुताई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग पार्ट को लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव।